हेलो एस्पिरेंट्स। ऐसा कि आज हम लोग की ये जो क्लास है वो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है इस बात को लेकर के है। हाई कमिश्नर जिसको उच्चायुक्त कहते हैं और एम्बेसडर राजदूत, ये दोनों कौन होते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो फैक्ट ये है कि ये दोनों एक देश के दूसरे देश में जाने वाले ये अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे भारत ने अपना रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में भेजा हुआ है, उनका हमारे यहाँ आया हुआ है। ऐसे ही दुनिया के हर देशों में अपने मेंबर्स को इस तरह के भेजते हैं। तो उनकी जो ऑफिस होती है वो एम्बेसी होती है और उनको हाई कमिश्नर है तो उसको हाई कमीशन कहते हैं। तो फैक्ट है कि ये हाई कमीशन क्या है, हाई कमिश्नर कौन है, ये एम्बेसडर क्या है, एम्बेसी क्या है, ये थोड़ा सा बातें हमें समझने की ज़रूरत है। और इस बात को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूज से रहते हैं, उसकी इस वीडियो में मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ, तो आप लोग इसको समझिए। बात यह है कि इस दुनिया में इस समय 195 कंट्रीज़ हैं। 195 में से 193 जो हैं वो यूएनओ के मेंबर्स हैं। दो ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएनओ के मेंबर नहीं हैं, और वो दोनों कंट्रीज एक है अपनी पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन जिसको फ़लस्तीन भी बोलते हैं, जिसकी इजराइल से वो जंग चलती रहती है। दूसरा जो है वो वेटिकन सिटी है, जिसको हॉली सिटी भी कहते हैं। वेटिकन सिटी को एक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जो पोप होता है वहीं पे रहता है, और उसका जो वेटिकन सिटी है वो एक्चुअली वो इटली के अंदर है, और उसको एक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। तो अगर मैं वेटिकन सिटी और पैलेस्टीन को बाहर करूं तो उसके बाद भी 193 मेंबर्स जो हैं वो यूएन के मेंबरशिप प्राप्त हैं। इन 193 में से, या यूं कहूं कि 195 में से, इन 195 नेशंस जो हैं, राष्ट्र हैं, उनमें से 54 कंट्रीज जो हैं उनका एक ग्रुप है। दैट वेरी 54 कंट्रीज मेक द कॉमनवेल्थ। ये राष्ट्रमंडल बनाते हैं, ये 54 कंट्रीज हैं। 54 राष्ट्रों का ग्रुप ये राष्ट्रमंडल है। और दरअसल ये 54 हैं कौन? ये 54 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिन पर कभी अंग्रेजों का, ब्रिटिश का रूल रहा है। ये कंट्रीज जो आज़ादी पाए हैं, अंग्रेजों से आज़ादी जिनको मिली है, ये कभी ये ब्रिटेन के कंट्रोल में रहे हैं, ये ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, उनकी कॉलोनीज रहे हैं। तो ये अपनी आज़ादी के बाद इन 54 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना रखा है, और ये ग्रुप जो था वही कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल कहलाता है। तो इसमें जो प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो जो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। भारत क्योंकि ये अंग्रेजों के अधीन था, अपनी आज़ादी के बाद ही ये भी राष्ट्रमंडल का सदस्य हो गया। राष्ट्रमंडल के सदस्यों में एक चीज़ ये रहती है कि उन्हें जो ब्रिटेन की क्वीन है उसको अपना हेड ऑफ स्टेट मानना होता है। मतलब राष्ट्राध्यक्ष, जो भी राष्ट्रमंडल के जो सदस्य होते हैं, सदस्य राष्ट्र होते हैं, उनको ब्रिटेन की क्वीन को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानना होता है, मींस हेड ऑफ द स्टेट। जैसे हमारे यहाँ भारत में हेड ऑफ स्टेट हमारा राष्ट्रपति होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में जो प्रोविजन उन्होंने बनाया था कि उन्होंने कहा था कि जो ये मेंबर कंट्रीज हैं सभी को राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन की क्वीन को मानना ही पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में इंडिया ने भी उनको माना था। 1947 से लेकर 1950 तक उन्होंने भी वो ब्रिटेन की जो क्वीन है वो भी हमारे हेड के रूप में रही है। लेकिन हमने जो है अपना कंट्री को रिपब्लिक बना लिया 1950 में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो हमने अपने इस देश को एक रिपब्लिक बना लिया, और रिपब्लिक वही कंट्री होती है जिसमें हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट के बगैर कोई रिपब्लिक नहीं होती। और एक बात और कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होना चाहिए, मतलब कोई मोनार्क नहीं होगा, कोई सिलेक्टेड नहीं होगा, वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है। जैसे राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होता है, इसलिए भारत जो है एक रिपब्लिक या गणतंत्र है। तो भारत जब 1950 में गणतंत्र बना तो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट कोई दूसरा नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारा अपना राष्ट्रपति खुद ही हो गया। तो जो कॉमनवेल्थ का जो चार्टर है उसमें एक करेक्शन किया गया था कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री अगर ब्रिटेन की क्वीन को अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं मानना चाहता तो ना माने, कोई इसमें कंपल्सन नहीं है। तो इस तरह से आज की डेज में भी आउट ऑफ 54, जो 54 ये पूरे देश हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, उन 54 में से 16 ऐसे देश हैं जिनकी हेड ऑफ स्टेट आज भी ब्रिटेन की क्वीन होती है। उनमें से जैसे कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनकी हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन की क्वीन ही होती है।
आज़ादी के बाद ही भारत पाकिस्तान वगैरह भी इसके मेंबर ही बने थे। पाकिस्तान एक बार ज्वाइन भी हुआ था, कॉमनवेल्थ का मेंबर बना था, लेकिन वो वापस चला गया। उसने अपने को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन 1989 में उसने रीज्वाइन किया। इस तरह से आज के प्रेजेंट डेज में पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ का एक मेंबर है। तो कॉमनवेल्थ की जो अब बात आती है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो 54 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में आपस में जो ये शफीर, जिसको हम जो जिसको आप एम्बेसडर समझते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, ये जो 54 कंट्रीज में जो लेन देन होता है, इनका आना जाना होता है, वही उनको जो है राष्ट्रमंडल देशों के 54 के बीच में जो लिया दिया जाता है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इन्हीं को जो है उच्चायुक्त कहा जाता है। यही हाई कमिश्नर होते हैं। कहने का मतलब कि राष्ट्रमंडल का एक देश जब दूसरे मेंबर कंट्री के पास अपना एम्बेसडर भेजता है, तो दरअसल वही हाई कमिश्नर होता है। जैसे इंडिया एक मेंबर है इस ग्रुप का, इस कॉमनवेल्थ का, तो इंडिया जब अपने एम्बेसडर को पाकिस्तान में भेजती है, या कि इंग्लैंड में भेजती है, या कि कनाडा में भेजेगी, ऑस्ट्रेलिया में भेजेगी, तो श्रीलंका भी है, श्रीलंका भी उसी का मेंबर है। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएंगे, जो हमारा प्रतिनिधि जाएगा, जो राष्ट्र का प्रतिनिधि जाएगा, वो जो है उच्चायुक्त कहलाएगा, हाई कमिश्नर कहते हैं उसी को। और हमारी जो वहाँ पे जो ऑफिस है, इनकी कंसुलेट जो वहाँ पे बनती है, उसी को हाई कमीशन कहा जाता है या उच्चायोग कहा जाता है। तो एक बात क्लियर होगी कि ये जो उच्चायोग है, उच्चायुक्त हैं, ये कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में आपस का मामला है। इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इनके होते हैं। दूसरी बात, जो ये 54 कंट्रीज को छोड़ करके बाकी जो राष्ट्र हैं, उनके बीच में जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स का जो लेन देन होता है, उन्हीं को एम्बेसडर कहा जाता है। कहने का मतलब कि अगर अमेरिका, यूएस जो है, वो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहता है, उसी को हम एम्बेसडर कहेंगे, या उनका जो हमारे यहाँ आता है वो भी एम्बेसडर होता है। लेकिन मैं आपको कॉमनवेल्थ के और बारे में थोड़ी सी बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ब्रिटेन के अंदर आज भी कॉमनवेल्थ नेशंस के जो ये हाई कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, उनको कुछ स्पेशल दर्जा प्राप्त होता है। मतलब एक दर्जा इन द सेंस कि उनके प्रोटोकॉल में थोड़ा सा उनको स्पेशल वरीयता दी जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि जब सपोज करिए कि ब्रिटेन का जो क्वीन है या किंग है, जो भी है, उसके पास अगर उससे मिलने के लिए अगर वहाँ पर एम्बेसडर भी आया हुआ है किसी देश का और हाई कमिश्नर भी आया हुआ है, तो सबसे पहले जो ऑडियंस है, इन द सेंस कि जो क्वीन है, सबसे पहले मिलने के लिए वो एम्बेसडर की बजाय हाई कमिश्नर को बुलाएगी। हाई कमिश्नर से सबसे पहले मिला जाता है, वो वरीयता दिया जाएगा उसको। एम्बेसडर किसी भी कंट्री का होगा, वो बाद में नंबर उसका आएगा, पहले हाई कमिश्नर का नंबर आता है। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जब कोई भी हाई कमिश्नर, जैसे इंडिया का हाई कमिश्नर इंग्लैंड में गया, तो उसको राष्ट्रपति, वहाँ पे जो किंग का जो पैलेस है, बकिंगम पैलेस तक उसको ले आने के लिए, उसके रेजिडेंस से बकिंगम पैलेस आने के लिए, जो वहाँ के ब्रिटेन के राजमहल की तरफ से 4 घोड़ों वाली बग्घी जाती है, 4 घोड़ों वाली बग्घी जाती है, जिसमें वो बैठ करके बकिंगम पैलेस पहुँचता है। और अगर कोई एम्बेसडर जाता है, जो वहाँ पे बकिंगम पैलेस जाना है, उसको वहाँ पे क्वीन से मिलना है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम होता है, हमेशा के लिए नहीं। जब पहली बार जब वो जाएगा, वो अपॉइंट होकर जब पहली बार जाएगा, तब की बात हो रही है। अगर कोई एम्बेसडर जाता है जो फर्स्ट टाइम वहाँ पहुँचा, जैसे अमेरिका का एम्बेसडर ब्रिटेन में आया, तो ब्रिटेन का जो एम्बेसडर है, वो जब वो बकिंगम पैलेस आएगा वहाँ की क्वीन के पास अपने लेटर को लेकर के, मैं आपकी कंट्री में एम्बेसडर अपॉइंट हुआ हूँ, तो उस सिचुएशन में उसके लिए बग्घी जाती है, लेकिन 2 घोड़ों वाली जाती है। उसको 2 घोड़े ड्राइव करेंगे, जबकि हाई कमिश्नर के लिए 4 घोड़ों वाली होती है। एक आपने देखा कि ये भी एक उनके अंदर ये प्रोटोकॉल में इनको वरीयता दी गई। एक और डिफरेंस या वरीयता मिलती है, या उनको एक और स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। वो प्रिविलेज ये है कि ब्रिटेन की जो शाही परिवार है, उसमें अगर कोई फ्यूनरल है, अंत्येष्टि होती है, अगर किंग क्वीन या उस परिवार का कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु होती है, तो उसके अंतिम संस्कार में इन हाई कमिश्नर्स को भी इनवाइट किया जाता है, एम्बेसडर्स को इनवाइट नहीं किया जाता, नंबर 1। इसी तरीके से अगर उस परिवार में कोई शादी विवाह होता है, तो उसमें भी हाई कमिश्नर्स ही अपॉइंट होते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, वही हाई कमिश्नर जाते हैं वहाँ पर, एम्बेसडर्स को वहाँ पर भी उनको इन्वाइट नहीं किया जाता। तो ये बात हो गई। तो इस तरह से ये जो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं और जो हाई कमिश्नर्स हैं, इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये रहा आपके सामने, और मुझे लगता है आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा भी होगा
और आपने हमारी इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।